बेटा, तो आप लोग का ये जो 9 तारीख का टेस्ट है जिसमें आपका आ रहा था हाइड्रोकार्बन है और साथ में थर्मोडायनेमिक्स है, तो हम लोग हाइड्रोकार्बन से डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। तो पहला सवाल देखिए आपका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के लिए है। तो आपको पता है कि जब हम रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराते हैं बेटा, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो हम यूज करते हैं वो है O3 और साथ में हम यूज करते हैं ZnH2O2, ठीक है ना बेटा। तो ये आपका यूज होता है और इसका काम क्या है, ये डबल बॉन्ड के यहाँ तोड़ देता है बेटा और दोनों साइड पे क्या लगा देता है, ऑक्सीजन लगा देता है, ठीक है ना। तो अगर देखो यहाँ पे ध्यान देते हैं क्या क्या बनेगा, तो पहले तो यही बनेगा, देखो इधर से ये बन जाएगा और जो इधर है यहाँ पे ऑलरेडी एक CH इधर है, ये भी CHO में चेंज हो जाएगा ये वाला, तो यही बनेगा बेटा। तो कुछ इसमें है नहीं। अब कह रहा है मेजर प्रोडक्ट, तो यहाँ देखो H+ है, Cl- है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, तो यहाँ पे H+ का अटैक होगा, यहाँ पे Cl- का अटैक होगा, 3rd डिग्री बनेगा, कोई टेंशन नहीं है। 3rd डिग्री बन रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, 3rd डिग्री है। बाकी अरेंजमेंट के चक्कर में पढ़ना मत, क्योंकि देखो 3rd डिग्री ही बनना है, तय है, कहीं 3rd डिग्री और बनाया है नहीं, ठीक है। तो सोचना मत रिंग एक्सपेंशन वगैरह के बारे में, ठीक है। 3rd डिग्री वहाँ भी 3rd डिग्री ही बनता है अल्टीमेटली, ठीक है। यहाँ 3rd डिग्री पहली बार में ही बन गया तो क्या जरूरत है रीअरेंजमेंट की, ठीक है। चलो 48 देखते हैं, तो यहाँ 48 हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए ये जो H+ है, ये जो H+ है, ये थोड़ा सा देखिए मिस वो हो रहा है, इरेजर की वजह ले लेता हूँ, थोड़ा सा दिक्कत है, इसको थोड़ा सा सही से कर लेता हूँ। देखिए ये जो H+ है आपका, ठीक है ना, यहाँ से ये H+ का अटैक होगा और यहाँ पे कार्बोकैटायन बन जाएगा, समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। फिर जब ये कार्बोकैटायन बनेगा तो उसके बाद फिर रीअरेंजमेंट होगा, यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो निकलेगा और यहाँ पे जाएगा और ये प्लस चार्ज जो है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो Cl- उसका ये आके अटैक हो जाएगा 3rd डिग्री पे, ठीक है ना। तो समझ रहे हैं पहली बार में जो आप बनाएंगे तो यहाँ पे आपका ये H2O निकल जाएगा, यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा, यहाँ पे कार्बोकैटायन आएगा, फिर यहाँ से H जो है यहाँ जाएगा और ये प्लस यहाँ आएगा, यहाँ पे आपका प्लस आ जाएगा और इसी प्लस पे क्या है Cl का अटैक हो जाएगा। देखिए थोड़ा इधर उधर हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यही आपका मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है ना बेटा, ठीक है। तो एक्सप्लेन कर रहा था तो दिख ही रहा था वीडियो में, ठीक है, यही होगा, है ना। यहाँ से H जो है इसको OH को हटा देगा और ये Cl जो है यहाँ पे आके अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे पहले कार्बोकैटायन बनेगा, फिर इसका क्या होगा रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है ना। तो ध्यान देना रीअरेंजमेंट हो गया, यहाँ 3rd डिग्री बनेगा, ठीक है। चलो 49 में कुछ है नहीं, देखो ये कह रहा है नॉन एरोमेटिक, तो यही नॉन एरोमेटिक है यार, ठीक है, क्योंकि 4n+2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ तक इसके यहाँ रेजिडेंसी नहीं है, यहाँ पे देखो sp3 है, यहाँ पे रेजिडेंसी नहीं है, पूरे रिंग में रेजिडेंस है ही नहीं, तो नॉन एरोमेटिक है। अगर 4n इलेक्ट्रॉन होता तो एंटी एरोमेटिक होता, 4n+2 होता, पूरे में प्लेनर होता, रेजिडेंस होता तो एरोमेटिक होता, तो रेजिडेंसी नहीं है तो नॉन एरोमेटिक है। अब देखो कह रहा है कि तुम्हें ट्रांस से क्या जाना है, सिस जाना है, तो थोड़ा संभाल के करना है। पहली बार में Br2 से अटैक कराओगे तो यहाँ Br आएगा, समझ रहे हो ना, यहाँ ब्रोमीन आ जाएगा, यहाँ भी ब्रोमीन आ जाएगा, ठीक है, ध्यान देना। फिर जो है ना ये तुम्हारा जो KOH है, कौन है, यहाँ जो अल्कोहलिक KOH है, दूसरा वाला जो मैं टिक किया हूँ, अल्कोहलिक KOH क्या है, ये इसको वापस किस में चेंज कर देगा, यहाँ से एलिमिनेशन करवाएगा ये, है ना, और इसको अल्काइन में चेंज कर देगा, ठीक है ना। ये अल्कोहलिक KOH जो है, और है ना अल्कोहलिक KOH अल्कीन बनाएगा, फिर यहाँ से अल्काइन तक चला जाएगा। ये दोनों के दोनों जो है अल्कोहलिक KOH और NaNH2, इसका काम है इसको किस में चेंज करना, ब्यूटाइन में चेंज करना, फाइनल हटा के, ठीक है। और उसके बाद ये लिंडरार कैटलिस्ट है बेटा, वापस क्या बना देगा, सिस। तो ये दोनों जो है दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग बेस, अल्कोहलिक KOH और उसके बाद NaNH2 और भी स्ट्रॉन्ग बेस है, जिसको ब्यूटाइन वहां तक लेकर चला जाएगा, ठीक है, ये ट्रिपल बॉन्ड तक लेकर चला जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहा हूँ, ये ट्रिपल बॉन्ड तक लेकर चला जाएगा, ये यहां तक लेकर चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो लिंडलार कैटलिस्ट है उसको सिस में लेकर चला जाएगा, ठीक है ना। तो डायरेक्ट नहीं होगा, पहले Br2 जुड़ेगा इस पे, फिर अल्कोहलिक KOH से एक बार Br, एक बार इसका H हटेगा, फिर NaOH2 एक बार और Br, एक बार और फिर H हटेगा। तो पहले अल्कीन से अल्केन बनेगा, फिर 2 बार HBr हटाएगा, पहली बार ये हटाएगा, दूसरी बार ये हटाएगा, अल्काइन तक जाएगा, फिर लिंडलार से क्या है सिस पे आएगा। तो सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, अच्छा सवाल था ये। चलो 50 51 देखो, ये भी आसान रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, जानते होगे तुम लोग, है ना। डी कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं, NaOH और CO को हम बोलते हैं सोडा लाइन। तो अगर सोडा लाइन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये हट जाता है और यहाँ पे क्या बन जाता है, एसिटी बन जाएगा, मतलब इथेन बन जाएगा, C2H6, ठीक है ना। CO2 निकल के बाहर चला जाता है, इसमें से CO2 बाहर निकल जाता है Na2CO3 के फॉर्म में, सोडा लाइन रिएक्शन, ठीक है, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अगला तुम्हारा क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड।
तो देखो यहाँ भी दूसरा है, थोड़ा पहले से लिख दिया हूँ कुछ कुछ चीज़ें, ठीक ना, क्योंकि लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो है NaNH2 बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से खींचेगा लेकिन अमोनिया बना लेगा। NaOH उतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है कि ये खींच पाए, है ना, क्योंकि ये बहुत वीक एसिड है, sp कार्बन है ना, तो कार्बन है तो बहुत ही वीक एसिड है, वेरी वेरी वीक। खाली sp कार्बन है तो थोड़ा सा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो यहाँ पे बहुत हल्का सा डेल्टा प्लस है हाइड्रोजन पे, ठीक है। देखिए इधर आ जा रहा है, ये हाइड्रोजन पे लिखा था मैंने डेल्टा प्लस, ठीक है, गलती से कार्बन पे चला गया, ठीक है। चलिए खैर, ये जो सोडियम है वो रिएक्शन करेगा और यहाँ क्या बना लेगा, यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस, और यहाँ कौन सा गैस निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस। अगर MgBr का आप रिएक्शन कराएंगे तो CH3 माइनस यहाँ से हाइड्रोजन खींच लेगा, CH4 बना लेगा, तो हाइड्रोजन गैस बस यहीं पे बनेगा। अब ये देखो नेम रिएक्शन है, जब आप मीथेन का रिएक्शन करवाएंगे 1273 डिग्री पे मीथेन के साथ, तो याद रखना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक है। ये NCERT का रिएक्शन, इसको याद रखना है। चलिए अब यहाँ से हम लोग 54 देख रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे जो तुम्हारा 54 है उसमें कह रहा है कि मोनोब्रोमिनेशन, मतलब समझ रहे हो, ये ब्रोमीन को ना ला के रिंग पे अटैक करवाना है भाई, रिंग पे ध्यान देना, रिंग पे ला के अटैक करवाना है। कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ यार, है ना, तो ये ज़्यादा दिखेगा इस पर ना। ये जो है यहाँ पे तुमको अटैक करवाना है, रिंग पे अटैक करवाना है, ठीक ना। तो रिंग पे अटैक मतलब समझ रहे हो, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा बेटा, है ना। तो ये जो है ये तो रिंग ही तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा प्लस R प्लस I लगाएगा, ये तुम्हारा माइनस R लगाएगा, इस पर कुछ नहीं है, ये सबसे ज़्यादा माइनस R लगाएगा। तो समझ रहा हूँ ना, ये हाईली क्या है, डीएक्टिवेटिंग है, NO2, है ना। कलर देख लेता हूँ और ये कलर ही रख लेता हूँ आई थिंक, चलो। तो ये हाईली डीएक्टिवेटिंग है NO2, तो सबसे ज़्यादा कौन होगा, ये एक्टिवेटिंग है, पढ़े होगा ना। जो CH3 है वो क्या होता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो सबसे ज़्यादा CH3 करेगा। उसके बाद ये क्या है, ये माइनस R लगा रहा है, ठीक है, तो ये भी क्या है, डीएक्टिवेट ही करेगा, ये भी सबसे ज़्यादा डीएक्टिवेट करेगा। तो सबसे रिएक्टिव कौन होगा, ये वाला, यहाँ पे कुछ नहीं है तो फिर कौन सा, ये वाला। और सबसे बेकार कौन होगा, चौथा बीच में कौन होगा, इस, क्योंकि जो NO2 का माइनस R है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस बेसिस पे सवाल था ये। चलिए अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपके पास ये डबल बॉन्ड है बेटा, ये जो डबल बॉन्ड है, तो जो H2SO4 है वो अटैक करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन का अटैक होगा इस पोजीशन, देखना ना, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या है, कार्बोकेटायन बनेगा। लेकिन ये जो कार्बोकेटायन बनेगा फिर रीअरेंजमेंट हो जाएगा, यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, रीअरेंजमेंट होगा, और रीअरेंजमेंट होने की वजह से यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा, यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा, और वहीं पे क्या होगा, H2O का अटैक होगा, मतलब H2O बेसिकली कहिए, वहां पे OH माइनस आएगा, फिर H प्लस निकल जाएगा। तो आपका पहली बार में जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, थोड़ा सा स्कोर में ऊपर कर लेता हूं ताकि आपको देखने में थोड़ा आसानी हो जाए, ठीक है। तो देखिए यही मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये B है, देखिए ध्यान दीजिए, इधर B बनाएगा, B के लिए ऑप्शन इधर है। तो यहाँ पे देखिए OH का अटैक होगा इस पोजीशन पे, और ये रीअरेंजमेंट के बाद तो यही आपका मेजर प्रोडक्ट बनने वाला है। और यहाँ पे एक और मिथाइल आ चुका है, ठीक है ना। तो चलिए ये आपका ये बन गया पहली बार में। फिर जब इधर से जब हम रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे एम रूल तो होता है, लेकिन रीअरेंजमेंट नहीं होता, आपने पढ़ा होगा, मर्क्यूरियम आयन रहता है, साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन इंटरमीडिएट, है ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे, जो इस रिएक्शन में से वो हाइड्रोजन इधर आएगा, यहाँ पे आएगा मतलब, और यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे क्या है, OH आएगा। तो यहाँ से जो आप A बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, ये वाला बनाएंगे, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे जो है आपका OH आएगा यहाँ पे, ठीक है, और इधर जो बगल में उधर क्या H आएगा, यहाँ रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है, कार्बोकेटायन का, ठीक है ना, वहाँ 3rd डिग्री का होगा, CH3 का रीअरेंजमेंट होगा। तो ध्यान दीजिएगा, देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। 55 के बाद देखिए, यहाँ मैंने सब अच्छे से दिखाया है आपको, यहाँ पे बना कर, ठीक ना, कि यहाँ पे प्लस आया है, रीअरेंजमेंट नहीं है, तो यहीं पे OH आएगा। चलिए 55 के बाद आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, ठीक है। तो जब 56 देखने जाओगे तो 56 में कुछ नहीं है, यहाँ ध्यान दो, Cl2 को अटैक करवाना है। तो जितना ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। तो सबसे स्टेबल कौन है, C वाला, देखो, क्योंकि ये है क्या, यहाँ जो C पोजीशन को देखो, तो ये तुम्हारा क्या है, एलाइलिक है, साथ में 2nd डिग्री है, तो एलाइलिक और प्लस कौन सा है, 2nd डिग्री है, सॉन का C। उसके बाद अगर A देखोगे तो A तुम्हारा क्या है, सिर्फ और सिर्फ एलाइलिक है, ये क्या है, सिर्फ एलाइलिक पोजीशन है, ठीक है, और रेजिडेंस बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। और जो E है बेटा, E वो 3rd डिग्री है, ठीक है। तो यहां देखो साफ साफ दिख रहा है, सबसे ज्यादा कौन, C, क्योंकि एलाइलिक प्लस 2nd डिग्री, A सिर्फ एलाइलिक, E 3rd डिग्री, और उसके बाद D देख लो 2nd डिग्री है, फिर F है तुम्हारा यहाँ पे देख लो, और फिर तुम्हारा क्या है, B Q सबसे पीछे हो जाएगा, 4th डिग्री है, B वेनाइलिक है ना, B है जो है वो वेनाइलिक पोजीशन है, वेनाइलिक पे कुछ रिएक्शन नहीं होता, वहां पे नहीं निकलेगा ना। यस,
sp2 कार्बन है, ठीक है। और यहाँ ध्यान देना कि कार्बोकेटायन में 3rd डिग्री ज्यादा होता है एलाइलिक वगैरह से, लेकिन फ्री रेडिकल में रेजोनेंस जो है वो प्लस आई पे या प्लस एच पे डोमिनेट कर जाता है, ठीक है। चलिए अब अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 57 है। तो आप लोग जानते होंगे कि ये जो है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन है, और कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन में इंटरमीडिएट यहाँ पे क्या होगा, तो ये दोनों हट जाएगा, ये दोनों के दोनों हट जाएगा CO2 के फॉर्म में, और वहां पे क्या है, फ्री रेडिकल आ जाएगा। अब ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा बेटा, एक डॉट इधर, एक डॉट इधर, एक डबल बॉन्ड इधर, एक डबल बॉन्ड इधर, मतलब समझ रहा हूँ ना, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे इस रेडिकल के साथ बन जाएगा, और फाइनल हमारा स्ट्रक्चर ये बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए 57 के बाद अब हम लोग चलते हैं 58 में। तो देखो रिएक्शन पहले से लिख रखा गया है, CH3Mg से रिएक्शन होगा तो CH3 और MgI बनेगा, ग्रिग्नार्ड। इसका जब इन दोनों से रिएक्शन कराओगे तो तुम्हारा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, और बेंजीन पे COCH3 जुड़ जाएगा। अब जब A और B का आपस में रिएक्शन कराओगे तो ये जो CH3 है वो जाके अटैक करेगा यहाँ किस पे, कार्बन पे, और यहाँ से जो H प्लस है वो कहाँ पे जाके अटैक करेगा, जरा ऑक्सीजन पे। मतलब मिला जुला के यहाँ जो प्रोडक्ट तुम्हारा बनेगा कौन सा, C वाला, वो देखो कार्बन पे, ये जो कार्बन था CH3 आ गया, और जो ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड वाला वहां पे OH बन गया, है ना। यानी प्रोडक्ट तुम्हारा यही बनेगा, है ना। एक मिनट थोड़ा और इसको ऊपर कर लेता हूँ, थोड़ा सा तुमको देखने में आसानी हो जाए, ज्यादा ऊपर भी नहीं कर सकता हूँ। तो ये देखो पहली बार में बन गया तुम्हारा 4th वाला, ठीक। अब उसके बाद आगे तुम्हारा जब H2SO4 से जब तुम रिएक्शन कराओगे 443 पे, तो तुमने पढ़ा होगा कि अल्कीन बन जाता है। क्या बन जाता है, अल्कीन। तो तुम्हारा यहां से हटेगा और क्या बनेगा, अल्कीन बनेगा। क्या बनेगा, अल्कीन बनेगा, ठीक है। और उसके बाद ये जो तुम्हारा है BH3THF H2O2, है ना, इसका काम ही क्या है ना, ये होता तो एमरूल है, लेकिन इस तरह का अल्कोहल बनाता है जो लगभग एंटी एमरूल टाइप का दिखे, सिम्स लाइक एंटी एमरूल, है ना। तो प्राइमरी अल्कोहल बना देगा यहाँ से, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। समझ गया कि नहीं समझ गया, यही ये रिएक्शन है ये। चलो अब आगे चलते हैं 58 के बाद। 58 के बाद 59 में चलते हैं। तो तुम लोग जानते हो कि जब भी ये रहेगा तो जो लिस्ट स्टेबल है, जब भी अमोनियम साल्ट होता है तो तुम वहां पे जानते होगे कि सेटजेफ एलिमिनेशन नहीं होता है, ठीक है। और लिस्ट स्टेबल अल्कीन है वो हमारा मेजर प्रोडक्ट बनता है, हाफ मैन एलिमिनेशन, ठीक है। तो चलिए 59 भी हो गया। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 60 आप लोग देख लीजिए। इसमें देखिए आपको कह रहा है कि आपको बनाना है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। इसमें देखिए ऑप्टिकली एक्टिव सिर्फ यही है, ध्यान दीजिए, यही कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि 3 ग्रुप अलग है, ये पूरा ग्रुप अलग है। बाकी देखिए ये भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं, आप यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन सेम है, यहाँ पे CH3 2 सेम है, मतलब ऑप्टिकली यहाँ भी 2 हाइड्रोजन सेम है। तो यही बस केवल ऑप्टिकली एक्टिव है, और यहाँ से तोड़ोगे तो एसीटोन बनेगा ही बनेगा। तो इसका ये हो गया 60 का, ठीक। अब आगे देखो 61 में ये देखो कि सबसे ज्यादा डाईहाइड्रल एंगल, तो यहाँ 180 डिग्री साफ साफ दिख रहा है, कोई बताने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 में हम लोग चलते हैं। तो 62 में देखिए ध्यान दीजिए क्या हो रहा है कि आप लोग को पता है कि जो HCl है ना, वो बहुत ज्यादा पोलर है, तो वहां पे फ्री रेडिकल का जनरेशन नहीं होता है यार, ठीक है। अगर HBr हो तो फ्री रेडिकल बनेगा, लेकिन HCl में फ्री रेडिकल नहीं बनता है, तो एंटी-एम रूल पे नहीं जाएगा ये पेरोक्साइड के प्रेजेंस में भी। तो यहाँ यही होगा, फिर आपका इंटरमीडिएट जो है कार्बोकेटायन बनेगा, ठीक है ना। चलिए फिर एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल कहाँ पे नहीं ऑब्जर्व होगा, तो आप लोगों ने पढ़ा है कि जब भी आपके पास क्या हो, सिमेट्रिकल अल्कीन हो, कैसा हो, सिमेट्रिकल, तो वहां पे एम रूल चाहे एंटी एम रूल ऑब्जर्व नहीं होता है, ठीक है। चलिए तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे आपका कौन सा है, बेयस रिएजेंट। इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं, अल्कलाइन पोटेशियम परमैग्नेट। लिखा है डज नॉट गो फिडल क्राफ्ट रिएक्शन इजिली, तो नाइट्रोबेंजीन है ना, जो NO2 ग्रुप लगा है किस पे, बेंजीन पर, बेंजीन पर जो NO2 ग्रुप लगा है, मतलब समझना थोड़ा दिक्कत है, समझ लीजिए बेंजीन रिंग है भाई, रुकिए मैं बना ही देता हूँ इसको थोड़ा सा कोशिश करके। बेंजीन रिंग है ये, ठीक है। तो ये बेंजीन रिंग है, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, -R लगाएगा तो डीएक्टिवेट कर देगा। टॉल्बिन में बेंजीन पे CH3 लगता है, कुमीन का मतलब क्या होता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो ये बेंजीन रिंग पर क्या लगा हुआ है, आइसोप्रोपाइल लगा हुआ है, वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। और जाइलिन में 3 CH3 लगा हुआ है, तो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो बस यही रिएक्शन नहीं देगा फिडल क्राफ्ट, क्योंकि -R लगाएगा, रिंग को हाईली डीएक्टिवेट कर देगा, तो यहाँ पे चांस नहीं है कि रिएक्शन हो, ठीक है। चलिए उसके बाद 66 देख लेते हैं। 66 में क्या है कि देखिए Cl2 है, Fe है, डार्क है, तो ध्यान दीजिएगा जब Cl2 को हम Fe के साथ लेंगे, किसके साथ, Cl2 Fe, Cl2 Fe के साथ है बेटा, ध्यान देना यहाँ पे Fe, ठीक है।
एक लुईस एसिड के साथ में है। तो अब यहाँ पे जो है आपका जो अटैक करेगा वो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा। अगर फ्री रेडिकल वगैरह रहता तो इधर अटैक करता, तो यहीं पे आके अटैक करेगा। वैसे भी यहाँ डबल बॉन्ड है तो इधर भी चांस नहीं है, ठीक ना। तो ये यहीं पे आके अटैक करेगा, Fe के साथ में है। तो अब अगर यहाँ पे अटैक करेगा तो किस पोजीशन पे करेगा, तो पैरा पोजीशन पे करेगा, क्योंकि देखो यहाँ से तो दे ही सकता है ना इलेक्ट्रॉन रिंग को, डबल बॉन्ड है तो रिंग को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे पैरा पोजीशन पे इसके अटैक करेगा, ठीक है। ऑर्थो पे बहुत बड़ा ग्रुप है तो होगा नहीं, ठीक है। चलिए ये हो गया 66। देन 67 बड़ा आसान है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं, रटने वाला है। ऑर्थो पैरा का ट्रेंड है तो इसमें मैं क्या बताऊँ, तो एनसीईआरटी का डायरेक्ट ट्रेंड है। सबसे ज़्यादा कौन होगा, ये होगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा कौन होगा, OH होगा। उसके बाद ये होगा, और ये क्या है, सबसे कम होगा, क्योंकि है ना यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देने वाला है, यहाँ नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन, यहाँ नाइट्रोजन से लोन पेयर आएगा, यहाँ ऑक्सीजन से लोन पेयर आएगा, तो नाइट्रोजन ज़्यादा देगा, ठीक है ना। तो सारा आप लोग का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिस्कशन हो गया है, ठीक है। चलिए चलो बच्चा, तो ये तुम लोग का जो 9 तारीख का टेस्ट है, थर्मो का पार्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 68 नंबर से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो चलो देखो, जो हम लोग का पहला क्वेश्चन है 68 में, आसान है कि आइसोलेटेड सिस्टम इज सिस्टम इन विच। तो आपको पता है कि आइसोलेटेड में ना तो मास होता है ना तो एनर्जी, किसी का क्या होगा, इसमें एक्सचेंज होता नहीं है बेटा, ठीक है। तो ये आसान सवाल है, इसको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। फिर लिखा है कि इसमें से कौन स्टेट फंक्शन है, तो ये सारे के सारे स्टेट फंक्शन है। और यहाँ ध्यान देना, डेल्टा ई ही क्या होता है, डेल्टा यू होता है बेटा, ठीक है। आगे पेपर मैंने लिखा भी है, कई एक बार मैंने डेल्टा ई को डेल्टा यू लिखा है, कई एक बार डेल्टा इंटरनल एनर्जी को डेल्टा ई भी यूज किया है। तो ध्यान रखना है, इंटरनल एनर्जी है ये, ठीक है। चलिए आगे, विच ऑफ फॉलोइंग सेट, इन विच ऑफ फॉलोइंग सेट ऑल प्रॉपर्टी बिलोंग टू सेम कैटेगरी। सेम कैटेगरी का मतलब कह रहा है इंटेंसिव एक्सटेंसिव सबके सब सेम है। तो यहाँ ध्यान दो, ये जो है ये सारे के सारे कैसे प्रॉपर्टी हैं, जरा मुझे बताओ। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, अमाउंट पे डिपेंड करते हैं। बाकी जगह जाओगे तो जैसे ये दोनों तो क्या है तुम्हारा, अमाउंट पे डिपेंड करेगा, प्रेशर नहीं करेगा। तो उस हिसाब से तुमको छांटना है, तो छांटते छांटते यहीं पे तुम जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे हीट कैपेसिटी है, एंट्रोपी एक्सटेंसिव है, लेकिन डेंसिटी इंटेंसिव, तो यहाँ पे सारे के सारे हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे कहा है वैक्यूम में, वैक्यूम मतलब वैक्यूम में मैं बार बार बताया हूँ, फ्री एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा, 0। और जब भी एक्सटर्नल प्रेशर 0 होगा बेटा, समझ रहे हैं, तो कोई वर्क नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि वर्क बराबर क्या होता है, P एक्सटर्नल dV, ठीक है। तो वैक्यूम में हम कर रहे हैं, मतलब बाहर से कोई प्रेशर नहीं है, फ्री एक्सपेंशन है, तो एक्सटर्नल प्रेशर 0 तो वर्क 0, ठीक। चलो अब आगे चलते हैं, 71 के बाद चलते हैं 72 से। तो कह रहा है कि क्लोज्ड इंसुलेटेड है। अगर क्लोज्ड है और इंसुलेटेड है, पहले तो इंसुलेटेड है अगर, है ना, इसका मतलब Q0 हो गया तुम्हारे यहाँ पे, Q बराबर 0, Q जो होता है हीट। अब कह रहा है कि आप लिक्विड को पैडल से स्टेयर तो कर ही रहे हैं, तो वर्क कर ही रहे हैं, तो डेल्टा यू सीधे सीधे किसके बराबर हो जाएगा, W के बराबर, क्योंकि Q तो हो गया 0 हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन आप टिक कर लीजिए, सेकंड ऑप्शन आपका होगा डेल्टा यू बराबर W, Q बराबर, और सॉरी सेकंड ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन होगा डेल्टा यू बराबर W और Q बराबर 0, ये नहीं होगा, माई मिस्टेक। देखो डेल्टा यू बराबर W होगा, Q तुम्हारा 0 हो गया। अब कह रहा एक गैस जो है 2 से 6 लीटर तक एक्सपेंड कर रहा है अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर 0.5 ATM है, और इतना जूल हीट क्या है एब्जॉर्ब कर रहा है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा है, तो सबसे पहले आप इसमें वर्क निकालिए। तो वर्क जब आप निकालेंगे तो वर्क क्या हो जाएगा, माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, ठीक है, डेल्टा V। तो जब आप इसको यहाँ से सोल्व करेंगे तो एक्सटर्नल आपका प्रेशर कितना दिया हुआ है, 0.5 है, यह है 0.5, ये माइनस में रहेगा, माइनस शुरू में लगा होता है, और साथ में डेल्टा भी आपका 2 से 6 जा रहे हैं, मतलब 4 का चेंज है, ठीक है। लेकिन ये लीटर ATM में है बेटा, किसमें है, लीटर ATM। देखिए थोड़ा सा फ्रंट आगे पीछे हो रहा है, तो लीटर ATM में है ना। और अगर इसको हम किस में ले जाएंगे, लीटर ATM को अगर हम किस में ले जाते हैं, ठीक है, इस चीज़ को हटाता हूँ मैं थोड़ा सा, है ना। अगर लीटर ATM को हम किस में ले जाएंगे, जूल में ले जाएंगे, ठीक है ना। अगर जूल में ले जाएंगे लीटर ATM को, तो 100 से गुना करना होता है, 100 क्या 101 से गुना करना होता है, तो 100 से करो, अप्रॉक्स में 100 से गुना करोगे
तो अगर 100 से गुना करोगे तो ये कितना आ जाएगा, लगभग 200 आ जाएगा। देख रहे हो ना, 400 तो 200, तो -200 आ गया। तो वर्क तुम्हारा क्या आएगा, -200 आ गया। और जो हीट एब्जॉर्ब है ये तुम्हारा कितना आ गया, 200 है। अब देखो ऑप्शन बड़ा मतलब पास दिया हुआ है ना, तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा तुमको, है ना। यहाँ पे 200 से काम नहीं चलेगा, नहीं तो 0 आ जाएगा। एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होती है, 101 होती है, तो 100 से काम नहीं चलेगा, तुम्हें यहाँ पे 101 यूज करना पड़ेगा, 101, क्योंकि बताया गया था एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होती है 101, अप्रॉक्स वैल्यू कितनी होती है 100, लेकिन ऑप्शन देखने के बाद से तुमको ये 101 यूज करना पड़ेगा। तो लगभग 202 आएगा ये, -202 जूल। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अब डेल्टा यू निकालना है तो आपको वर्क का वैल्यू आपको पता चल ही गया है, और साथ में आपको क्या पता है, उधर से हीट एब्जॉर्ब हुआ है। तो हीट एब्जॉर्ब हुआ है तो क्यू पॉजिटिव होगा, तो डेल्टा यू बराबर आप सभी लोग जानते हैं कि डब्ल्यू की वैल्यू आ गई हमारी -202 आ गई, और हीट जो है हमारा उधर से कितना आ गया, +200 है, क्योंकि एब्जॉर्ब हुआ है तो लगभग -2 के आसपास आएगा। तो ये वाला ऑप्शन हो गया। ठीक है, चलिए अब 74 बड़ा आसान सवाल है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू, ध्यान देना एक साथ है ये। डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू बराबर क्या होता है, सब लोग जानते हो, डेल्टा NG/RT होता है। और डेल्टा NG की अगर बात करोगे तो प्रोडक्ट में क्या मोल है बेटा, 3 मोल है, क्योंकि लिक्विड का हम मोल लेते नहीं है, तो 3 मोल हो गया प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट में क्या मोल है, तो यहाँ देखो 5 मोल है और 1 मोल, ये 6 मोल है। तो ये हो गया डेल्टा NG, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट इंटू R और इंटू T, है ना। डेल्टा NG कर लोगे ना, तो 6 में से 3 घटाओगे तो -3, और R और यहाँ T, ये T है, ध्यान देना R और T, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, चलो ये हो गया तुम्हारा, कोई इसमें दिक्कत है नहीं। चलो अब आगे चलते हैं, 74 के बाद आगे चलते हैं, 75 नंबर पे चलते हैं। अब कह रहा है कि डेल्टा एच फॉर्मेशन है, ध्यान देना, डेल्टा HF पेपर में साफ साफ दिख रहा होगा, वहाँ पे यहाँ F लिखा हुआ है, तो डेल्टा HF है ये। अब डेल्टा एच फॉर्मेशन में आपको बार बार बताया गया है कि हम कै मोल को बनाते हैं, 1 मोल को बनाते हैं। किसको बनाते हैं, और वो किससे बनाते हैं, हम एलिमेंट से बनाते हैं। किससे बनाते हैं, एलिमेंट से। और स्टैंडर्ड की बात किया जाए तो कार्बन को बनाएंगे तो किससे बनाएंगे, ग्रेफाइट से बनाएंगे। ठीक है, तो ये डायमंड से बनाया हुआ है। बताया गया था कि आइसो अगर क्या दिया हुआ है आपको, अगर एलोट्रॉप दिया हुआ है तो डायमंड से हम नहीं बनाते हैं। किससे बनाते हैं, ग्रेफाइट से। O2 से बनाते हैं, O3 से नहीं बनाते हैं, मोस्ट स्टेबल फॉर्म को लेते हैं। तो पहला डायमंड से बनाया है तो गलत हो गया है, तो समझ रहे हैं। फिर दूसरी बार में देखिए N2 3H2 से 2NH3 बना दिया, हमेशा 1 मोल को बनाते हैं, यहाँ 2 मोल बनाया है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी हमको पता चल गया। अब यहाँ देखिए ये सही है, क्योंकि 1 मोल लिया है और 1 मोल को बनाया है, मतलब 1 मोल प्रोडक्ट को बनाया है, और किससे बनाया है, एलिमेंट से बनाया है ना। हमेशा डेल्टा एच फॉर्मेशन में 1 मोल प्रोडक्ट को बनाते हैं और एलिमेंट से बनाते हैं। तो आधा मोल लिया है, 1 मोल प्रोडक्ट, मेन हमें देखना है प्रोडक्ट 1 मोल होना चाहिए और एलिमेंट से बनना चाहिए। इधर क्या मोल है, कोई फर्क पड़ता नहीं है। यहाँ गड़बड़ी क्या किया, 1 मोल प्रोडक्ट तो बनाया है, लेकिन खुद एक किससे बना दिया है, CO से बना दिया है। किससे बना दिया है, CO से। CO का मतलब क्या है, खुद ही अपने आप में क्या है, कंपाउंड है। आपको किससे बनाना है, जरा ध्यान दीजिए, हम लोग को एलिमेंट से बनाना होता है। ठीक है ना बेटा, तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोगों को क्या रखना है, ध्यान रखना है सारे बच्चों को। ठीक है, चलिए ये हो गया, आसान सवाल था। अब अगला पूछा है कि ये दिया हुआ आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बताना है। ये 2 रिएक्शन दिया हुआ है आपके पास, हेस लॉ का सवाल है। तो सबसे पहले तो हीट ऑफ फॉर्मेशन अगर हमें कार्बन मोनोऑक्साइड का बनाना है तो पहले हम वो रिएक्शन लिखेंगे। तो फॉर्मेशन में ऑलरेडी डिस्कस हुआ है कि क्या मोल को बनाते हैं, 1 मोल को बनाते हैं और एलिमेंट से बनाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, C+½ O2 बराबर CO बनाएंगे, और यहाँ हाफ रहेगा, थोड़ा देखो आगे पीछे हो रहा है, ये 1/2 है। ठीक है ना, C+½ O2 बराबर CO। तो 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड को हमने बनाया, और किससे बनाया है, एलिमेंट से बनाया है। अब ये 2 हमारा गिवन रिएक्शन है, इन दोनों गिवन रिएक्शन से हमें इस रिक्वायर्ड रिएक्शन को लाना है। ठीक है ना, तो चलिए, है ना, 2 गिवन रिएक्शन से रिक्वायर्ड वाले को लाना। तो चेला चपाटी मेथड बताया हूँ, ये चेला चपाटी है, ये भी चेला चपाटी है, कट गया। अब देखो कार्बन आएगा तो कार्बन की वैल्यू कितनी आएगी, और कार्बन कौन से रिएक्शन से आएगा, पहले से आएगा। इधर भी रिएक्टेंट, इधर भी रिएक्टेंट, इसकी वैल्यू -x हो गई। O2 चेला चपाटी है, कटिए गया है। अब हमें CO देखना है, CO कहाँ से आएगा, तो CO पहले रिएक्शन से आएगा। इधर रिएक्टेंट, इधर प्रोडक्ट, तो हम वैल्यू क्या लेंगे, -y है, लेकिन हमने उसको प्रोडक्ट बना दिया है, तो डेल्टा एच की वैल्यू माइनस की जगह हम क्या लेंगे, +y लेंगे, और बटे में 2 लेंगे। क्यों बटे में 2 लेंगे, इसलिए बटे में 2 लेंगे कि यहाँ क्या है, 2 CO का है, हम 1 CO यूज कर रहे हैं, तो यही हमारा आंसर आ गया, है ना। यानी अगर इसको 2 इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, y - 2x/2। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन नंबर जो है, चलो अगला देख लेते हैं,
7, इसको ऊपर पहले कर लें थोड़ा सा, है ना। अब देखो 77, ये कह रहा है कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O2 दिया हुआ है, ठीक है। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O निकालना है। तो देखो पहले तो तुम्हें इस पूरा रिएक्शन का डेल्टा H दिया हुआ है, पूरे रिएक्शन का डेल्टा H दिया हुआ है, ठीक है बेटा। और जो स्टैंडर्ड स्टेट है 298 मतलब स्टैंडर्ड स्टेट है, और स्टैंडर्ड स्टेट में जो वैल्यू होती है O2 को 0 होती है। देखो हेस लॉ से भी बन जाएगा, लेकिन फार्मूला यूज करो ना बेटा। स्टैंडर्ड स्टेट टेम्परेचर इसीलिए लिखा है ताकि आपको पता चल जाए कि एलिमेंट का क्या है, 0 होने वाला है, ठीक है। एलिमेंट का स्टैंडर्ड स्टेट में डेल्टा HF, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, 0 होता है। और इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपका दिया हुआ है, कितना दिया है 23.5 इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है। और इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बराबर आप लोग फार्मूला जानते हैं, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, मैं फार्मूला भी लिख दे रहा हूँ, ऐसे लिखना नहीं चाहिए था। फॉर्मेशन प्रोडक्ट का होता है और माइनस क्या होता है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन रिएक्टेंट का होता है। बस आप इन दोनों को क्या है, यूज कर लेना है, ठीक है। तो चलो -23 बराबर फॉर्मेशन की जो वैल्यू है प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट देखो H2O है और वो हमको दिया नहीं, वो हमको निकालना है। तो हम यहाँ इसको लिख देते हैं डेल्टा HF H2O लिख के छोड़ देते हैं, ठीक है। चलो, और माइनस डेल्टा H रिएक्टेंट का दिया हुआ, अच्छा इसका 0 हो गया, इसका 0 हो गया O2 का। रिएक्टेंट का दिया हुआ कितना दिया है, -44, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +44.8। और ये वैल्यू हमको पता ही है -23.5, ये तो दिया हुआ है ना 0.5, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, सोल्व कर लीजिए। तो इसको इधर ले आइए, घटा दीजिए, तो घट जाएगा इसमें से 23 में से 44 और घटेगा तो -67 आ जाएगा, हो गया ये, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, लेकिन आगे चलने से पहले इसको थोड़ा सा हम डिलीट कर लेते हैं, ठीक है ना, ताकि अगला क्वेश्चन डिस्कस करने में थोड़ा सा हमें क्या हो जाए, आसानी हो जाए, ठीक है ना। चलिए अब ये अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो देखो बेटा, है ना, अगला क्वेश्चन जो कह रहा है बॉन्ड एनर्जी सब का दिया हुआ है, डेल्टा H फॉर द रिएक्शन। तो देखो डेल्टा H जो होता है सबको पता है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डेल्टा H रिएक्शन बराबर बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अब NH3 में देखोगे तो कै को बॉन्ड हमें बताया था कि फटाफट देख लेना, यहाँ कै बॉन्ड है बताओ जरा, 3 बॉन्ड है। अब कै बार है, 6 बार है, क्योंकि 2 NH3 है, ऐसा 2 बार है ना, तो 3 बॉन्ड। तो बॉन्ड पहले तो 3 हो गया, यहाँ देखो, और 3 बॉन्ड को तोड़ना होगा हमें, और 2 बार है, तो 6 बॉन्ड रिएक्टेंट में हो गया। और बॉन्ड एनर्जी कितना दिया है, NN का A। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, अरे यार ये भी गलत हो रहा है, थोड़ा सा भाग जा रहा है बेटा, समझ रहा हूँ, दिक्कत आ रही है ना, कोई बात नहीं, चलो, है ना, ज़्यादा नहीं लिखना है। तो ध्यान दीजिए, जो डेल्टा H हम लिखेंगे बेटा, डेल्टा H वो हम क्या लिखेंगे, 6A लिखेंगे, A 6A। क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट में 6 बॉन्ड हो गया, माइनस अब बॉन्ड एनर्जी अब हम प्रोडक्ट का लिखेंगे, इधर प्रोडक्ट का। अब प्रोडक्ट में क्या लिखा है जरा मुझे बताइए, H2 पहले तो N2 यहाँ एक ही नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, और यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए था, है ना, ओरिजिनल पेपर में सही रहेगा, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए था। तो ट्रिपल बॉन्ड का जो बॉन्ड एनर्जी है वो कितना दिया हुआ, देखो जरा C दिया है, इसका कितना बॉन्ड एनर्जी दिया है, C दिया है, तो ये C हो जाएगा प्लस, आगे ध्यान दो, है ना, HH का बॉन्ड एनर्जी 3H2 है, और HH का बॉन्ड एनर्जी कितना दिया है, B दिया है, ये ना, इसका बॉन्ड एनर्जी जो है वो B दिया है, यहाँ ध्यान देना, रिस्पेक्टिवली B दिया है। तो अगर B दिया है, तो अगर हम B से इसको मैच कराएंगे तो क्या बात हो जाएगा, 3B। बस ऑप्शन मैच करा लो बेटा, तो 6A प्लस, और उधर माइनस में हो जाएगा C 3B। तो यहाँ से चेक करो, ये ऑप्शन तुम्हारा मैच कर जाएगा, पहला 78। आसान सवाल था, जानते हो तुम लोग। चलो अब 78 के बाद हम चलते हैं 79 में। तो लिखा है कि इंक्रीज कहाँ पे हमारी इंट्रोपी बढ़ेगी। तो यहाँ देखो डेल्टा NG क्या है, पॉजिटिव है। देखो ये सॉलिड है, लिक्विड और आप प्रोडक्ट में क्या बना रहे हैं, गैस। तो जब भी गैस बनेगा प्रोडक्ट में या ज़्यादा मोल ऑफ गैस बनेगा तो इंट्रोपी बढ़ेगी। अब हाइड्रोजन गैस बन गया तो बहुत ना इंट्रोपी होगी उसकी, तो लिक्विड सॉलिड के कंपेरिजन में। तो देखिए यहाँ डेल्टा NG पॉजिटिव है, या सीधे कहिए कि रिएक्टेंट सारे के सारे लिक्विड थे, सॉलिड थे, और प्रोडक्ट में गैस बन गया, तो सीधे सीधे इंट्रोपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हो गया। बाकी ऑप्शन आप देख लीजिए, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। सोच रहे हैं यहाँ एक्वस से सॉलिड बन रहा तो और घटेगी। यहाँ भी आप क्या बना रहे हैं जरा मुझे बताइए, गैस से लिक्विड बना रहे तो घटेगी। यहाँ भी आप क्या आयन को एक साथ मिला दिए, जोड़ दिए बहुत सारे आयन्स को, तो यहाँ भी घटेगी। चलिए चलो बेटा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 80 को देखते हैं, 80 नंबर को देखते हैं, ठीक है। 80 वाला हेस लॉ का सिंपल सा सवाल है।
NH3Cl2 से पहला रिएक्शन है, ये दूसरा रिएक्शन है, तीसरा रिएक्शन है। अब आपको क्या है, इसका फॉर्मेशन बताना है। किसका फॉर्मेशन बताना है? NCl3 का। तो पहले आप इसका रिएक्शन लिख लीजिए। तो आप क्या लिखेंगे? N2 और हाफ लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे? हाफ। और प्लस आप क्या लिखेंगे? आपको पता है ना, 3/2 Cl2 लिखेंगे। और साथ में क्या बनाएंगे, है ना, ध्यान दीजिए, आप NCl3 बनाएंगे, NCl3 बनाएंगे, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना, यही बनता है, क्योंकि 1 मोल को बनाना होता है। थोड़ा सा दूर दिख रहा है क्योंकि थोड़ा भाग रहा है इधर, है ना। ये रिएक्शन आपको लाना है क्योंकि फॉर्मेशन में 1 मोल को बनाते हैं इन तीनों की मदद से, है ना। तो जो मेथड हम यूज करते हैं तो उसी मेथड को हम यूज करते हैं, है ना। चेला चपाटी मेथड को यूज करते हैं। तो चलो देखो, इसमें से जो भी गिवन रिएक्टेंट में 1 से ज़्यादा बार होता है वो चेला चपाटी होता है। तो चलो हम देखते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा HCl कै जगह है। तो एक ये जगह है और एक ये जगह है, तो चेला चपाटी हो गया। साथ में देखो जरा NH3 को भी देख लो कहाँ कहाँ है। तो यहाँ है, तो भी चेला चपाटी हो गया। Cl2 देख लो, यहाँ है, तो भी चेला चपाटी हो गया। H2 यहाँ है, तो भी चेला चपाटी हो गया। और अगर Cl2 इधर कट गया तो इधर भी कट गया, कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम चलते हैं N2 के पास। और हमें क्या चाहिए? हाफ N2 चाहिए, है ना। N2 कौन से रिएक्शन से आएगा? तो इस रिएक्शन से आएगा, देखो, है ना। और इधर भी रिएक्टेंट, इधर भी रिएक्टेंट है। तो हम वैल्यू क्या यूज करेंगे? डेल्टा H2। और बटा में क्या यूज करेंगे? 2 यूज करेंगे, डेल्टा H2/2, ठीक है, डेल्टा H2/2। तो थोड़ा सा ध्यान देना ना। अब डेल्टा H2/2 प्लस में आएगा तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही कट गया, क्योंकि ऐसे सवाल में ऐसा नहीं कि तुमको बनाना ही है, तुमको ऑप्शन मैच करवाना। तो डेल्टा H2 होगा, अरे यार ये 2 था, डेल्टा H2 होगा यहाँ पे, ध्यान देना। डेल्टा H2 इस रिएक्शन से हाफ N2 आया। Cl2 के चक्कर में पड़ो मत, है ना। अब तुम्हें NCl3 चाहिए। अब NCl3 कौन से रिएक्शन से आएगा, जरा ध्यान दो। तो NCl3 पहले रिएक्शन से आएगा, है ना। इधर भी 1 बार प्रोडक्ट है और इधर भी 1 बार प्रोडक्ट है ना। मतलब यहीं से हमको इसकी वैल्यू लानी पड़ेगी। और इधर भी प्रोडक्ट, इधर भी प्रोडक्ट में हो तुम, दोनों जगह तुम प्रोडक्ट में हो, NCl3, ठीक है। और 1 बार उधर 1 बार इधर, तो इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट यूज करेंगे, यानी साथ में क्या यूज करेंगे? प्लस डेल्टा H1 यूज करेंगे। तो बेटा इतना करते ही तुम्हारा ऑप्शन मैच कर गया यार, है ना। तो ये ध्यान रखना कि एग्जाम में, नीट में तुम्हें ऑप्शन चाहिए, ये नहीं कि अब हम फिर देख रहे हैं कि ये भी लाएंगे। अरे भाई साहब, हमको जब पता चल गया तो हमारा काम हो गया है, ठीक है। बट फिर भी किसी लोगों का डाउट है कि सर नन ऑफ दीज भी है, तो कोई बात नहीं। अभी आप ध्यान दीजिए कि आप कौन कौन से रिएक्शन यूज कर चुके हैं। तो इस रिएक्शन को आपने यूज कर लिया, इस रिएक्शन को आपने यूज कर लिया। ये जो चरखुट्टा वाला रिएक्शन अभी आपने यूज नहीं किया, ध्यान दीजिए, मैं इसको बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। H2 + 3 Cl2 = 2 HCl, इसका आपने अभी तक यूज नहीं किया है। तो मैं बार बार बताया था कि अगर किसी रिएक्शन का यूज नहीं हो रहा तो आप सोचिए उसकी जरूरत है कि जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए, अगर मान लीजिए यह रिएक्शन नहीं होता तो जो आपका यहाँ पे HCl कट रहा है, या छोड़िए जो आपका N2 कट रहा है ना, जैसे यहाँ N2 नहीं H2 कट रहा है, यहाँ 3H2 है, यहाँ 3H2 है, या यहाँ पे 3 HCl, यहाँ 2 HCl है। तो अगर मान लीजिए यह रिएक्शन नहीं होता तो HCl चेला चपाटी होता। तुम तो कह रहे हो कि HCl चेला चपाटी है, रास्ते में कट गया, क्योंकि पहला में है और तीसरा में है, या चरखुट्टा में है। या H2 चेला चपाटी है क्योंकि कहाँ कहाँ है, जरा मुझे बताओ, दूसरे में है और चरखुट्टा में तीसरे में है, तो जरूरत है। अब देखो चेला चपाटी क्या है, सेम साइड है, HCl सेम साइड है, H2 सेम साइड है। तो जब भी चेला चपाटी सेम साइड है बेटा, तो कटाने के लिए रिवर्स करेंगे, यानी माइनस में रखेंगे वैल्यू। और अगर चेला चपाटी अपोजिट साइड है, क्या है, अपोजिट साइड है चेला चपाटी, तो डायरेक्ट कट जाता है। क्लास में कितनी बार मैं बताया हूँ। तब इसकी वैल्यू क्या रखोगे बेटा तुम? डेल्टा, इसको माइनस में रखोगे डेल्टा H3 को। और ध्यान देना है थोड़ा सा, यहाँ कै बार है HCl, 2 बार, यहाँ कै बार है 3 बार, तो तुमको 3 बार लाना पड़ेगा ना बेटा। तो कैसे 3 बार आएगा, जरा मुझे बताओ। तो यहाँ गुना कर लोगे, किससे? 3/2 से, ठीक है भाई। 2 को 3 बना दिया, 1.5 से गुना करेंगे, तो ये ऑप्शन हमारा मैच कर गया, ठीक है। तो अगर नन ऑफ दीज नहीं एग्जाम में ऑप्शन है और कोई इस तरह का सवाल है तो डायरेक्ट ऑप्शन मार सकते थे, मतलब क्योंकि पहला दूसरा तो कट ही गया था, ये होता। और कोई रहता तो अच्छी बात है, नहीं रहता तो काम चल गया, ठीक है। चलिए खैर हो गया ये। अब आगे चलते हैं। 80 के बाद हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है जो वो है 81, ठीक ना। तो 81 करने से पहले है ना, थोड़ा सा इसको डिलीट कर देते हैं, ये जो हमने लिखा था इसको, ठीक है। बाकी तो कोई ज़रूरत है नहीं। अब यहाँ देखो, ये पूछा है कि तुम्हारा 500 केल्विन पे डेल्टा G का वैल्यू पूछ रहा है बेटा, है ना। अब तुमको पहले डेल्टा एस सिस्टम दिया है और डेल्टा एस सराउंडिंग दिया है, तो पहले तुम डेल्टा एस टोटल निकालो बेटा। डेल्टा एस टोटल, जो डेल्टा एस टोटल होता है बेटा, वो क्या होता है जानते होगे तुम लोग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, तो -10 और +12, ये दोनों को जोड़ोगे बेटा, है ना। 10 + 12, थोड़ा सा आज ज़्यादा दिक्कत हो रहा है क्योंकि फ्रंट आगे पीछे हो रहा है। तो 10 और +12
करेंगे अगर हम लोग, तो ये जो हम लोग का है वो कितना आ जाएगा, 10 + 12 2 आ जाएगा, 2, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 हमारा आ गया ये, है ना, देखिए 12 था, ठीक ना। चलिए, तो हम लोग का 2 आ गया ये, ठीक। डेल्टा एच टोटल, और सब लोग जानते हैं कि जो डेल्टा जी होता है, मैं कितनी बार क्लास में बताया हूं, ये फार्मूला ध्यान रखिएगा, दिमाग से उतर जाता है। डेल्टा जी होता है वो क्या होता है, -T और डेल्टा एच टोटल। डेल्टा एच टोटल मतलब 2, और टेम्परेचर आपका दिया हुआ है, सर कितना दिया है टेम्परेचर, देखिए 500 दिया, ठीक है। तो आप गुना कर लीजिए, टेम्परेचर 500 दिया है, गुना करते ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा, फार्मूला उतर जाता है आदमी को, बस यही ध्यान रखता है कि डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, बट डेल्टा जी बराबर -T इंटू डेल्टा एच टोटल भी होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने दे दिया था। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 82 बताने की जरूरत नहीं है कि जब भी इक्विलिब्रियम होगा, तो बार बार बताया गया है कि इक्विलिब्रियम पे मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है, इनफाइनाइट, क्योंकि अगर इक्विलिब्रियम है इसका मतलब क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है वो, है ना भाई। जब H2O इक्विलिब्रियम आइस के साथ है, मतलब तुम्हारा आइस किस में चेंज कर रहा है, वाटर में, और आइस वाटर में चेंज कर रहा, मतलब कहीं ना कहीं टेम्परेचर तुम्हारा क्या है बेटा, 0 डिग्री है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट है, तभी इक्विलिब्रियम होगा आइस और वाटर में। और अगर टेम्परेचर 0 डिग्री है, जब मेल्ट कर रहा है, तो आइसोथर्मल, और आइसोथर्मल में मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। ठीक है, फेमस सवाल है। अब अगला आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नेक्स्ट है जो आपका 83, उसको भी देख लिया जाए जल्दी से थोड़ा। ठीक है, चलिए इसको मिटा दूं पहले थोड़ा सा, ठीक है, तब 83 आपको मैं बता देता हूँ, ठीक ना। चलिए 83 की बात करते हैं। तो देखिए जो 83 है उसमें इंथैल्पी चेंज आपका दिया हुआ है, आपसे डिसोसिएशन पूछ रहा है ना, डिसोसिएशन HH बॉन्ड का, तो कुछ नहीं है, डेल्टा H रिएक्शन तुम्हारा कितना दिया है, -869 दिया है डेल्टा H रिएक्शन। और डेल्टा H रिएक्शन बराबर क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। और रिएक्टेंट में तो कोई बॉन्ड में नहीं है, एटम है, और प्रोडक्ट में क्या बॉन्ड है बेटा, 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी H2 का है कि नहीं है, बताइए। प्रोडक्ट में है ना बॉन्ड, यहाँ पे HH बॉन्ड 2 बार है कि नहीं, 2 बार HH बॉन्ड, तो वही हो गया। यहाँ से आप सोल्व करके बस इसको -2 से डिवाइड कीजिए, आंसर आपका कुछ 400 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लस में 434। अब लिखा है कि स्पॉन्टेनियस एडजॉर्प्शन, जब भी एडजॉर्प्शन होगा बेटा, तो डेल्टा S निगेटिव होगा और साथ में डेल्टा H भी क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, इसलिए होगा डेल्टा H निगेटिव, क्योंकि एडजॉर्प्शन होगा तो बॉन्ड बनता है, गैस चिपकेगा बॉन्ड बनेगा, और भाई अगर गैस चिपक गया, ऐसे उड़ेगा, चिपक गया तो उसकी एंट्रोपी भी घट जाएगी। ठीक है, तो दोनों निगेटिव है, और दोनों निगेटिव होने के लिए, अगर दोनों निगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस तभी होगा प्रोसेस जब डेल्टा H क्या होगा, हाईली निगेटिव। ठीक है, हाईली निगेटिव होगा तभी होगा। ठीक है, तो डेल्टा G बराबर डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S से करिए, हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, 84 के बाद 85 में चलते हैं। तो बहुत आसान सवाल है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। डेल्टा S बराबर सबको पता है डेल्टा H/T होता है, तो यही फार्मूला लगाना है, या डेल्टा H और बटे में T कौन सा हो गया है, मेल्टिंग पॉइंट होगा, और ये डेल्टा H फ्यूजन, डेल्टा H फ्यूजन। तो आप बस कुछ मत करिए, आपका दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है 1435, इसको जूल में चेंज कर लीजिए, 273 से डिवाइड कर दीजिए, मेल्टिंग पॉइंट साइज का आ जाएगा, टेम्परेचर भी दिया हुआ है 0। तो डेल्टा H फ्यूजन बराबर बताया है आप लोग को हम, डेल्टा H बटे में मेल्टिंग पॉइंट, यही डिवाइड करके ले आना है। ये लिखा है करेक्ट स्टेटमेंट, है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे डेल्टा G के लिए बताना है। तो अगर डेल्टा G सिस्टम लेस देन 0 होगा तो प्रोसेस क्या होता है, स्पॉन्टेनियस, तो उल्टा लिखा हुआ है, दोनों स्टेटमेंट उल्टा है, ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड ला का डायरेक्ट स्टेटमेंट है बेटा, ये वाला थर्ड वाला, ठीक ना। डेल्टा G निगेटिव तो स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और 0 तो इक्विलिब्रियम, तो सही है, बाकी दोनों स्टेटमेंट गलत है। चलिए अब इधर 87 से देखते हैं, थोड़ा और ऊपर चले जाते हैं तो और हम लोग के लिए अच्छा रहेगा, एक साथ दोनों क्वेश्चन एक्सप्लेन हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। चलो देखो 87 में असर्शन कह रहा है कि फेज ट्रांजिशन इन्वॉल्व चेंज इन इंटरनल एनर्जी ओनली, तो गलत है ना, खाली इंटरनल एनर्जी में थोड़े ना चेंज होता है, एंट्रोपी बदल सकता है, समझ रहे हैं, वर्क भी कुछ कुछ होता है। ठीक है, तो ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, कि जब भी फेज चेंज होगा तो सिर्फ किस में बदलाव होता है, इंटरनल एनर्जी में, ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, फिर लिखा है फेज ट्रांजिशन अकर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये बिल्कुल सही है बेटा। ठीक है, तो असर्शन फॉल्स है और रीजन क्या है, ट्रू है। ये गलत दिया हुआ है कि सिर्फ इंटरनल एनर्जी बदलता है, इंथैल्पी भी तो बदलता है। ठीक है, बहुत कुछ बदलता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है आपको कि जब भी फेज ट्रांजिशन होगा तो वहाँ पे क्या होता है, इंटरनल एनर्जी के अलावा और भी फैक्टर क्या होता है, चेंज होता है। और लेकिन टेम्परेचर क्या है, फिक्स होता है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर पे फेज चेंज होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस।
दूसरा कह रहा है चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ आइस इज निग्लिजिबल कंपेरिजन टू चेंज इन ड्यूरिंग वेपराइजेशन। तो सही है बेटा। देखो उधर क्या होगा ना, सॉलिड से लिक्विड बनता है और इधर क्या होता है, लिक्विड से गैस बनता है। अब गैस की एंट्रोपी बहुत हाई होती है, किसके कंपेरिजन में, लिक्विड। सॉलिड की बहुत कम होती है, लिक्विड की थोड़ा ही उससे ज़्यादा होती है, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड में बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होता है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कम होता है। सॉलिड में पार्टिकल बंधे हुए हैं, लिक्विड को भी नॉन कॉम्प्रेसिबल, लिक्विड भी नॉन कॉम्प्रेसिबल होता है, तो वहाँ भी पार्टिकल के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है मूव करने के लिए, थोड़ा बहुत ज़्यादा मोशन होता है। लेकिन गैस में क्या होता है, एकदम स्पेस है, वो अपने उड़ता रहता है इधर से उधर। तो जब भी गैस चेंज होगा तो एंट्रोपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लिक्विड से सॉलिड चेंज होगा तभी एंट्रोपी बढ़ेगी, लेकिन गैस में चेंज होने पे बहुत बढ़ेगी। तो पहला भी सही है और दूसरा एकदम देखो एकदम साफ साफ इसका रीजन भी सही है। जब लिक्विड किस में चेंज होगा, गैस में, तो वहाँ पे उसका वॉल्यूम लगभग 1000 गुना बढ़ता है, तो एंट्रोपी उसी हिसाब से 100 गुना करीब में पड़ता है, समझ रहे। लेकिन जब लिक्विड से सॉलिड चेंज होता है तो वॉल्यूम बढ़ता है, लेकिन उतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं बढ़ता है, उतना ज़्यादा स्पेस पार्टिकल को नहीं मिलता है घूमने घामने के लिए, तो एंट्रोपी बढ़ती है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है 88 भी। अब उसके बाद आपका 89 है और 90 है। तो 89 खाली आपसे स्टेटमेंट पूछ रहा है कि कौन सा सही है। तो इन आइसोलेटेड सिस्टम एंट्रोपी इंक्रीज ड्यू टू स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। भाई अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आइसोलेटेड है, मतलब कोई मतलब है नहीं हमको किससे, सराउंडिंग से, तो जो भी इसमें प्रोसेस होगा स्पॉन्टेनियस अपने आप ही तो होगा, एक्सटर्नल एजेंट है या नहीं है, हम नहीं जा, सराउंडिंग से हमको कोई मतलब नहीं है, तो जो भी होगा इंटरनल होगा, तो सही है। और दूसरा कह रहा है प्रोसेस इज आइसोलेटेड एडियाबैटिक। अगर आइसोलेटेड है तो हीट एक्सचेंज नहीं होगा तो एडियाबैटिक भी होगा, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। आखिरी एसर्शन जो है एसआई यूनिट एंट्रोपी का होता है जूल पर मोल पर केल्विन। तो देखो यहाँ ध्यान दो, यहाँ जूल पर मोल जो दिया ना वो गलत दिया हुआ है। जो एसआई यूनिट होगा एंट्रोपी का होगा जूल पर केल्विन होगा। क्या होगा, जूल पर केल्विन। क्योंकि देखो बेटा ये जो एंट्रोपी है दैट इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। पर मोल लगा दिए तो इंटेंसिव हो गया ना, एक मोल के लिए डिफाइन होगा, ऐसा नहीं है ना, तो गलत दिया हुआ है। ठीक, एसआई यूनिट जूल पर मोल होता है। चलिए हो गया ये, और रीजन आपका देवे किया यही होगा, तो यहाँ से जूल और यहाँ से केल्विन हो गया। तो ध्यान दीजिए असर्शन गलत है लेकिन रीजन सही एंट्रोपी का डिफिनेशन है। ठीक है, तो आपका डिस्कशन पूरा का पूरा हो गया, इसको ध्यान रखिएगा बेटा। ठीक है, चलिए थैंक यू।